एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा सर चढ़कर बोल रही है राहुल गांधी की सादगी और ईमानदारी। पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देख गोवा के अंदर बीजेपी ने चलाया ऑपरेशन कीचड़। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने साधा जोरदार निशाना। वहीं पर भाजपा की रैली के दौरान पुलिस कर्मियों पर लाठी बरसाने के मामले पर बंगाल पुलिस ने शुरू किया तांडव। एक के बाद एक नेता कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, जिसके बाद माफी मांगते फिर रहे हैं भाजपा का झंडा लेकर आतंक मचाने वाले गुंडे। एक और बड़ी खबर में आपको बताएंगे ममता बनर्जी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि बंगाल को पूरी तरीके से हिंसा में झोंकने के लिए किस तरीके की तैयारी के साथ में गुंडे बुलाए गए थे। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के दफ्तर से अखिलेश यादव के आवास तक पुलिस ने पहरा दिया है दोस्तों। घर में कैद कर दिए गए विधायक, आखिर क्यों ऐसा किया गया है इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर गोवा के अंदर 8 विधायकों के टूटने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। वहीं पर केजरीवाल ने दावा किया पंजाब के अंदर सरकार गिराने के लिए 20-20 करोड़ रुपए 10 विधायकों को संपर्क साधा गया है। पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा बयान देने वाली भारतीय जनता पार्टी के अपने ही तमिलनाडु के उपाध्यक्ष कैमरे के सामने छेड़छाड़ का शिकार हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी से पूछे जाने लगे सवाल। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी में बीजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता शामिल हुए हैं। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा सफलता पर कांग्रेस पार्टी का विपक्ष माने या ना माने, उसको डर जरूर लग रहा है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और मुख्य समाचार की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे परेशान करने वाली भारत जोड़ो यात्रा अपने 7वें दिन भी लगातार भारी समर्थन के साथ चलती रही। भारत जोड़ो यात्रा में नवैकुलम से ये यात्रा शुरू की गई दोस्तों। सबसे पहले झंडा फहराया गया, उसके बाद वंदे मातरम और नेशनल एंथम के साथ कैंपेन शुरू किया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने स्वामी शिवागीर मठ के आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात की और इस दौरान उनसे आशीर्वाद भी लिया है दोस्तों। आपको बता दें कि श्री नारायण गुरु जिनसे जुड़ा हुआ ये मठ है वो पिता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के इंस्पिरेशन माने जाते हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान आगे चलकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर से भी मुलाकात की है दोस्तों और उनसे इकोनॉमी के बारे में पूरी चर्चा की गई है। उन्हें बताया गया है कि कोविड के बाद से कैसे लोगों के कमाई में काफी कमी हो गई है और ऑटो रिक्शा वाले से उन्होंने फ्यूल के बारे में पूछा, यानी डीजल पेट्रोल के दाम के बारे में पूछा गया। ऑटो ड्राइवर काफी ज्यादा नाराज था और सरकार बदलने की बातें भी कर रहा था। और राहुल गांधी ने आगे कहा कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की जमीन को चाइना को दे दिया गया बिना लड़े हुए और देश के प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जो टेरिटरी चाइना के पास में है जो बिना लड़े दे दिया गया है, उसे कब वापस लेकर आया जाएगा दोस्तों, ये बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार भारत चीन बॉर्डर पर चीन की तरफ से किए जा रहे अतिक्रमण पर सवाल खड़े करते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से खुलकर जानकारी नहीं दी गई है दोस्तों। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं उसका खुलकर जवाब नहीं मिला है और यही बड़ा कारण है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से भी दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है, यानी मोदी सरकार से सवाल पूछा है। देखते हैं कोई जवाब सामने आता है या नहीं आता। एक और बड़ी खबर यह है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आसपास के लोगों से जब बात किया मीडिया वालों ने तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की सादगी से वो काफी ज्यादा प्रभावित हैं, काफी ज्यादा खुश हैं। वो सबसे मुलाकात करते हैं, आम लोगों से भी ऐसे मुलाकात करते हैं आसानी से, उनके साथ में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी की सादगी लोगों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह का कारण बनती जा रही है दोस्तों। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के अंदर 8 विधायकों को यानी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया है, जिसे भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ बीजेपी की साजिश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के इन तुच्छ हथकंडों से कांग्रेस पार्टी पार पा लेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण गोवा के अंदर बीजेपी के ऑपरेशन कीचड़ को तेजी से ट्रैक किया गया है। बीजेपी परेशान है, यात्रा को कमजोर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए दैनिक खुराक दी जा रही है। हम यानी कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा की गंदी चालों को दूर करेंगे, इस तरीके से जयराम रमेश ने बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम भाजपा के इन तुच्छ हथकंडों से पार पा लेंगे। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार के प्रमुख पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए फिर से कहा कि साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तोड़ सकती है। भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी नेताओं को ईडी से धमका रही है, में बीजेपी ऑपरेशन कीचड़ चला रही है। साथ साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा फैलाने की बड़ी जानकारी सामने आई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंगलवार को बुलाए गए नवन्ना मोर्चा के दौरान जिस तरीके का हुड़दंग किया गया, पुलिस वालों के साथ बर्बरता के साथ मारपीट की गई, बीजेपी का झंडा लेकर लोग हुड़दंग मचाते नजर आए, खुलकर गुंडई करते नजर आए और इस मामले पर ममता सरकार ने आगे कठोर कदम उठाना शुरू कर दिया है दोस्तों। और उन सभी लोगों की धरपकड़ की जा रही है जो लोग एसीपी देवजीत चट्टोपाध्याय को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। उन लोगों की तस्वीर निकालकर गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 10 लोगों के आसपास गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आगे दावा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो ये तथाकथित विरोध हुआ था, ये जानबूझकर हिंसा
उत्साह भड़काने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को जो रैली की गई इसमें बीजेपी ने बंगाल के अंदर बाहर से बम लेकर गुंडों को बुलाया था। कोलकाता के उच्च न्यायालय मंगलवार को पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से इन आरोपों की रिपोर्ट मांगी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को उनके रैली में जाने से रोका गया है। इस तरीके के आरोप लगाकर दोस्तों कोर्ट में मामला लेकर बीजेपी पहुंची है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने तरीके से कठोर कदम उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कहा कि जो कुछ भी किया गया है केवल कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया गया है और जितने भी हुड़दंगी है, जितने भी दंगाई है, उन सभी को पकड़कर जेल में ठूसा जाएगा। सभी की शिनाख्त की जा रही है, पहचान की जा रही है और जिन्होंने पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर हाथ उठाया है उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ममता बनर्जी ने जो दावा किया है कि बाहर से गुंडे बुलाए गए हैं, इस मामले की भी जांच की जा रही है। दोस्तों एक और बड़ी खबर ये है कि यूपी विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों आदि मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। हालांकि प्रदर्शन से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों के घर के बाहर पुलिस ने पहरा लगा दिया। दरअसल प्रदेश कार्यालय से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के आवास तक पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी नेताओं को घरों में कैद किया गया था। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए सपाइयों को इको गार्डन भेजा गया है। हालांकि इस घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी के नेताओं में काफी आक्रोश है। बता दें कि सपा ने कहा कि विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि आसमान छूती महंगाई व बेरोजगारी और रसातल में गई उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ सपा के विरोध प्रदर्शन को भाजपा सरकार लाठी पुलिस से रोकना चाहती है। भाजपा सरकार का ये दमन साबित करता है कि ये मुद्दे सच में जनता को प्रताड़ित करते हैं। सपा जनता के साथ में हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। ऐसे में दोस्तों देश के अंदर क्योंकि डेमोक्रेसी है तो विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हाउस अरेस्ट करने की जो जानकारी सामने आ रही है, कहीं न कहीं देश के अंदर डेमोक्रेसी का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। और आप लोगों ने देखा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया था और बाद में भाजपा के नेता और तथाकथित कार्यकर्ता खुले तौर पर गुंडई कर रहे थे। यानी एक राज्य के अंदर बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस के लोगों को भी पीट रहे हैं और दूसरी राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उससे पहले ही पुलिस भेजकर उनको हिरासत में लिया जा रहा है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें कांग्रेस पार्टी के गोवा के अंदर 8 विधायकों के भाजपा में शामिल होने को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ताओं ने अपने अपने तरीके से बयान दिया है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, कांग्रेस पार्टी का अब कोई वोटर नहीं है, कोई भी कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता है क्योंकि बाद में बीजेपी में ही शामिल हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों आम आदमी पार्टी का तो इससे बुरा हाल है। केजरीवाल ने दावा किया है कि पंजाब के अंदर सरकार गिराने की फिराक में है बीजेपी और 10 विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है। यानी जिस राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में है दोस्तों, वहां पर भी भाजपा पर आरोप लगा रही है कि विधायक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार में रहते हुए जब आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जानकारी दे रही है तो गोवा के अंदर तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही नहीं है, वो विपक्ष में है। तो ऐसे में विधायकों ने चर्च में जाकर, किसी ने मंदिर में जाकर, किसी ने अन्य स्थानों पर जाकर शपथ लिया था कि वो सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपना शपथ तोड़कर चले गए। तो इसमें दोस्तों पार्टी रोक कैसे पाती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दावे पर कई सारे लोग अपने अपने तरीके से निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के अंदर सीएम कैंडिडेट हुआ करते थे अजय कोठियाल, जिन्होंने हाल फिलहाल के अंदर ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अपना अध्यक्ष बनाया था, वो भी भाजपा में चला गया। आम आदमी पार्टी का गोवा सीएम कैंडिडेट भी कांग्रेस पार्टी में चला गया। आम आदमी पार्टी का लीडर ऑफ ओपोजिशन भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया था। एक के बाद एक इस तरीके की पूरी लिस्ट है आम आदमी पार्टी की, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं बची है। दोस्तों इसे अपने तरीके से आप समझिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ साथ आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अंदर अपने नेताओं की ही सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं। दोस्तों तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर शशि कला पुष्पा के साथ छेड़खानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पार्टी के नेता शशि कला के साथ शारीरिक छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है और बार बार परेशान करता दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है, खासकर स्मृति ईरानी से, जो अपने आप को महिला सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा आगे बताती हैं, कहती हैं कि वो महिला सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम कर रही हैं, लेकिन इस मामले पर शायद उनके पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए कहा कि तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर शशि कला पुष्पा को कैमरे के सामने पार्टी के नेता शारीरिक छेड़खानी करते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आखिर में बेटी बचाओ वाला नारा भी सुनाई देगा। अलका लांबा ने आगे लिखा कि अपने देश में नारी नहीं नारा बड़ी चीज है, स्मृति ईरानी जवाब देंगी क्या, ये सवाल अलका लांबा ने पूछा है कांग्रेस पार्टी के नेत्री ने। और देखते हैं दोस्तों स्मृति ईरानी की तरफ से कोई बयान सामने आता है या नहीं आता, क्योंकि स्मृति ईरानी का बयान काफी सिलेक्टिव आता है। जहां पर पार्टी एजेंडे को जो मामला सूट करता है वहां पर उनका बयान आता है, चाहे बिल्किस बानो वाला मामला हो या फिर अब भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के साथ कैमरे में साफ तौर पर छेड़खानी करता हुआ पार्टी का नेता दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद
बावजूद स्मृति ईरानी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, तो अपने हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से ही स्मृति ईरानी शायद बयान देती हैं। देखते हैं क्या कुछ रिस्पांस सामने आता है। आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। एक और बड़ी खबर यह है कि रेखा शर्मा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की प्रेसिडेंट है, उन्होंने बयान देते हुए छत्तीसगढ़ में कहा कि 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल में हुई घटना पर कि बंगाल में बीजेपी की रैली के दौरान महिलाओं के साथ हुई छेड़खानी और घटनाओं के मामले का संज्ञान लिया गया है। उन्होंने कहा कि पत्र लिखकर 7 दिन के अंदर सरकार से जवाब मांगा गया है। 7 दिन के बाद महिला आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के लिए जांच के लिए निकलेगी। उन्होंने कहा कि रैली में बवाल के दौरान महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है, यह बर्दाश्त से बाहर है। 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंची रेखा शर्मा ने यह बयान दिया है दोस्तों। लेकिन तमिलनाडु के अंदर भाजपा की नेत्री के साथ हुए छेड़खानी के मामले पर उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कि उनको शायद अब यह मामला उनके संज्ञान में आएगा और इस पर कुछ फैसला लेंगी, वरना लोग अपने अपने तरीके सवाल खड़ा करेंगे दोस्तों और सिलेक्टिव आउटरीच का मामला भी उठाएंगे। देखते हैं इस मामले पर क्या कुछ जानकारी सामने आती है। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली आवास पर प्रदेश भर के बीजेपी, INLD और आम आदमी पार्टी के अनेकों पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। ये जानकारी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के परिवार में सभी व्यक्ति का हमने स्वागत किया है। ये सभी लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़कर हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, हमने उनका स्वागत किया है। उन्हें साथ में लाने का प्रयास आगे और बढ़ाया जाएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि गुजरात के अंदर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। गंभीर आरोप लगाकर पार्टी के ही नेता ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। अहमदाबाद के अंदर जनता का विश्वास जीतने की बड़ी बड़ी बात करने वाले आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर आई है। आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके पैसे वालों को टिकट बांटने का आरोप लगाते हुए अहमदाबाद के उपाध्यक्ष शाकिर शेख ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कल्पेश पटेल को टिकट देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पैसे के दम पर उम्मीदवारी मिली है। आम आदमी पार्टी में इस तरीके की फूट की खबरें एक के बाद एक सामने आ रही है दोस्तों। इससे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी से टाटा बाय बाय कर दिया था और अब पार्टी का नेता अपना इस्तीफा दे रहा था। आप लोग समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस दौरे पर हैं, जिस गुजरात के दौरे पर है, जब पार्टी को उनको मजबूत करना चाहिए तो इस्तीफे सामने आ रहे हैं और लोगों के मन में सवाल भी आ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी लोगों को मूर्ख बना रही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार फाइट में नहीं है, बीजेपी से उसका मुकाबला है। क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और उसके 25 साल के शासन को 30 साल का करने के लिए एक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? अपने आप में दोस्तों एक सवाल है जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना है और लोगों को भी सोच विचार कर इस मामले पर अपना फैसला लेना है। एक और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के अंदर कभी पालघर के अंदर साधुओं की हत्या का मामला इस तरीके से उठाया गया था कि उद्धव ठाकरे सरकार यानी महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम किया गया दोस्तों और बाद में शिंदे की सरकार बन गई, बीजेपी का समर्थन भी उन्हें मिल गया। और अब ये बड़ी खबर आई है जहां पर महाराष्ट्र के अंदर साधुओं के साथ मारपीट की गई है। शिंदे सरकार पर शिवसेना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से पालघर जैसी घटना देखने को मिली। सांगली जिले के अंदर बच्चा चोरी के शक में 4 साधुओं को खूब पीटा गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि शिंदे सरकार जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है उसके शासनकाल के अंदर इस तरीके से साधुओं को पीटा जा रहा है और भाजपा के लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं। इस मामले पर जांच करवाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। लेकिन भाजपा के लोग पालघर के मामले को लेकर बड़े बड़े प्रदर्शन किया करते थे दोस्तों और यहाँ तक कि गोदी मीडिया का एक पत्रकार है जो खुलकर उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल पूछा करता था कि कहाँ है उद्धव ठाकरे, और अब शायद गायब हो जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस मामले को उठाने के लिए दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये है कि भगवत मान ने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिसकी जमकर किरकिरी होने लगी। आपको बता दें कि भगवत मान ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने काफी एफर्ट लगाया जिसके बाद जर्मनी की एक कंपनी BMW हमारे यहाँ प्लांट लगाने के लिए एग्री हो गई है। हालांकि इस बात पर BMW की तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है, हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट और ऐसा कोई करार नहीं किया है कि हमें कोई प्लांट लगाना है। दरअसल दोस्तों BMW ने अपना स्टेटमेंट जारी करने के बाद जो बात कही है उसके बाद काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है भगवत मान की। एक और बड़ी अपडेट है कि प्रधानमंत्री ने चीन को बिना लड़े 1000 वर्ग किलोमीटर की भूमि सौंप दी। राहुल गांधी के सवाल पर भाजपा की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को मैदान में उतारा है सवाल पूछने के लिए। देखते हैं भाजपाइयों की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। वहीं पर महिलाएं सिर पर पर्दा रखती हैं, दिमाग पर नहीं। हिजाब विवाद मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। हिजाब विवाद के बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महिला सिर पर पर्दा रखती है, दिमाग पर नहीं रखती। जी दरअसल उन्होंने राजस्थान के अंदर ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, संस्कृति की अभिव्यक्ति हमारे पास है। अगर सरकारी स्कूल में अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति है तो हिजाब पहनने की भी अनुमति होनी चाहिए। ये महिलाओं का भी अधिकार है। महिला हिजाब अपने सिर पर रखती है, दिमाग पर नहीं रखती है। यानी स्कूल में हिजाब पहनने से ऐसा नहीं होगा कि उनका दिमाग नहीं चलेगा। एक तरीके से जो भ्रांति फैलाई जा रही है उसका उन्होंने विरोध किया है। वहीं पर एक और अपडेट है कि यूपी के मदरसों के सर्वे पर जमीत ने कहा और आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि सांप्रदायिक मानसिकता के कारण सर्वेक्षण कराने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं। वहीं पर सुब्रमण्यम स्वामी को 6 सप्ताह में अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए कोर्ट ने
आदेश जारी किया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी 2016 में सुरक्षा के खतरे के इनपुट के आधार पर इस बंगले में रह रहे हैं। अब सरकार का कहना है कि वह उन लोगों को आवास देना चाहते हैं जिनको जरूरत है, न कि सुब्रमण्यम स्वामी को जो अब इसके उत्तरदायी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनके राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से उनके 36 का आंकड़ा चल रहा है। दोनों एक दूसरे का विरोध करते नजर आते हैं और उसके बाद दोस्तों अब सुब्रमण्यम स्वामी का बंगला जरूर जाएगा, जो साफ तौर पर नजर भी आने लगा है। कोर्ट की तरफ से भी आदेश जारी करा दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया वॉर रूम तैयार कर ली गई है। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रेजेंस दिखाया है, तो ट्विटर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से दबदबा कायम रखा गया है। कुल मिलाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी अपनी पहुंच बना रही है, खासकर हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर। और देखते हैं मामले में किस तरीके से आगे तैयारी की जाती है। एक और बड़ी अपडेट ये है कि गोदी मीडिया के लोग कहीं से भी कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं और उनको मुस्लिम स्कॉलर बताकर, मौलाना बताकर चैनल पर डिबेट करने लगते हैं दोस्तों, और माहौल खराब करने की तमाम तरीके की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही एक माहौल खराब करने की कोशिश फेल हो गई है। आपको बता दें कि मुस्लिम स्कॉलर बताकर बिठाए गए एक व्यक्ति जिनका नाम हाफिज गुलाम सरवर था, उनसे एंकर पूछती है कुछ सवाल, जिस पर जवाब देते हुए मौलाना कहते हैं कि मैं तो टीवी वाला मौलाना हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है जो सवाल आप पूछ रहे हैं। तो इसके बाद लोग अपने अपने तरीके से वीडियो शेयर करके दोस्तों निशाना साध रहे हैं कि कैसे कुछ हजार रुपए देकर मुस्लिम मौलाना बताकर उनको मीडिया में बिठाया जाता है। उसके बाद देश का माहौल खराब करने के लिए बयान दिलवाए जाते हैं। और एक और अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे विधायक गोवा के अंदर बीजेपी में शामिल जरूर हो गए हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को अगर पार्टी में लाया जाएगा तो पार्टी के लोगों का मोराल डाउन होगा। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी से ये लोग भाजपा में जरूर गए हैं, लेकिन क्या ये लोग ज्यादा दिन तक रह पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि मोदी कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव को देखते हुए 12 जातियों को एसटी में शामिल कराया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कई आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। दोस्तों इसकी प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। मोदी कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी है। ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के कुट्टी समुदाय के लोगों की काफी दिनों से ये मांग थी कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, और उत्तराखंड में कौनसार क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की मांग कर रहे थे, उनको भी मंजूरी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर ये जो बड़े बदलाव किए गए हैं इसे आप पॉलिटिकल एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो एसटी वोटों की तरफ बीजेपी की ज्यादा गहरी नजरें हैं दोस्तों। लेकिन क्या इस तरीके के फैसले से कुछ बदलेगा या फिर भाजपा का ये फैसला फेल हो जाएगा? आप लोग क्या कुछ समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रशांत किशोर कुछ दिन पहले नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को ABCD समझा रहे थे और अब दोनों नेताओं की आपस में बातचीत हुई है। नीतीश कुमार ने बताया कि पवन वर्मा भी आए थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। प्रशांत किशोर के साथ में भी सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात की खबरें सामने आई है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट यह है कि अग्निपथ विवाद, सेना ने कहा कि सहयोग नहीं मिल रहा। भगवत मान ने दिया है आश्वासन। अग्निपथ योजना का मुद्दा संभावित पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार और भाजपा सरकार के बीच में नए संघर्ष का मामला बनता जा रहा है। कुछ अहम बातें हैं दोस्तों। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने सभी जिला उपायुक्तों को सैनिकों की भर्ती के लिए रैलियों को आयोजन करने के लिए सेना के अधिकारियों का पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। राज्य के अंदर सेना में अधिक से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। जालंधर के अंदर सेना के जोनल भर्ती अधिकारी मेजर जनरल शरद विक्रम ने इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्य सचिव VK जंजुआ और कुमार राहुल के साथ साथ प्रमुख सचिव रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण को पत्र लिखा है दोस्तों। यानी मसले को हल करने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी सहयोग करेगी? सेना का ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। ऐसे में एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि झूठ बोलने और क्रेडिट चुराने में बीजेपी माहिर है। दूध उत्पादक वाले दावे पर कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार पर तंज। मोदी सरकार के दूध उत्पादक वाले दावे पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। झूठ बोलने और क्रेडिट चुराने में तो बीजेपी माहिर है। भारत 1998 में दुनिया की सबसे बड़ी दूध उत्पादक देश बन गया था। कांग्रेस सरकार ने भारत को दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बहुत पहले बना दिया था, लेकिन भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि अभी उनके शासन काल में भारत दूध उद्योग में आत्मनिर्भर बना है। यानी पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है। वहीं पर सरकार कोविड में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को उनके आंकड़े को ऑडिट करे, मुआवजा दे। संसदीय समिति की तरफ से सरकार को फटकार भी लगाई गई है और कदम उठाने के लिए कहा गया है। एक और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि हिजाब विवाद सुनवाई। वकील बोले कहा बैन से लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं, मदरसे में जाने को मजबूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसी दलील है? इस पर दोस्तों लगातार बहसबाजी जारी है। और एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने ट्वीट करते
करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी दंगाइयों ने लगाई पुलिस की गाड़ी में आग, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे माफ। प्रधानमंत्री को अब कपड़ा देखकर पहचानना चाहिए, क्योंकि भाजपा के भगवा कपड़ा पहनकर और बीजेपी का झंडा लेकर ये लोग पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं लाइटर जलाकर। तो प्रधानमंत्री को दिखाई पड़ना चाहिए, उनको कपड़े दिखाई पड़ने चाहिए, उनको ये भी कहना चाहिए कि मैं इनको माफ नहीं कर पाऊंगा, जैसा कि वो बयान लोकसभा चुनाव से पहले 2019 में दिया करते थे। शायद इसी तरीके का बयान देकर फिर बचेंगे। साथ ही साथ कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले के बाद 17,000 छात्राएं हुई प्रभावित। हिजाब मामले की सुनवाई में याचिका करता वकील ने जानकारी दी है। दोस्तों, ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए बीजेपी के जो फैसले हैं वो सवालों के घेरे में है। चाहे जनजातीय लिस्ट में बदलाव करने का मामला हो ताकि राज्य में बीजेपी को मदद मिल सके, वो भी अब सवालों के घेरे में है। साथ साथ सौरव गांगुली और जय शाह को मदद पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को अपने संविधान में संशोधन की अनुमति दे दी है, यानी अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव बने रहेंगे 3 और साल के लिए बीसीसीआई का। और एक तरीके से दोस्तों ये पॉलिटिकल डिबेट का मामला है, लेकिन गोदी मीडिया के लोग डिबेट तो करेंगे नहीं। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहें। कि सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।